जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। उन्हीं वर्ण विचार के अंतर्गत उच्चारण स्थान आता है। आज हम लोग उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। ठीक है। उच्चारण स्थान साथियों, जैसे ही हमने आपको बताया है कि हिंदी में बता दिया है उच्चारण स्थान के बारे में कतामुदो से, ठीक उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में भी है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, फॉलो वही सूत्र करिएगा कतामुदो, लेकिन यहाँ पर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के अनुसार भी आप कतामुदो के अनुसार चल सकते हैं। ठीक, तो चाहे कतामुदो सूत्र का पालन करिए, चाहे यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए एक एक। अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, निया नाम कंठ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अ या आ। कु का मतलब क वर्ग, उसके बाद ह वर्ण, फिर विसर्जनीय मतलब विसर्ग, अ आ क वर्ग ह विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? इचु यसाना नाम तालु, इचु य शा ना नाम तालु। इसका क्या मतलब है? ई से ई, ई। ठीक। चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग बताया होगा। य अंतस्थ का य वर्ण, उसके बाद शा उष्म का सा। ये वर्ण जो होंगे ये सब के सब इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है ऋतु रसाणा नाम, ऋतु रसाणा नाम मूर्धा। इसका मतलब क्या होता है? रि का मतलब रिवर्ण, टू का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ड़, उसके बाद र अंतस्थ का र, उष्म का श। इतने वर्ण जो हैं आपके किस में जाएंगे? मूर्धा में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर होता है ली तू ल शा ना नाम, लितु लसाना नाम दंत। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? ली का मतलब ली, तू का मतलब त वर्ग। ठीक। उसके बाद लवर्ण अंतस्थ का, फिर उष्म का सवर्ण। ये सब के सब किस में आएंगे? आपके आ जाएंगे दंत में। ठीक। अब इन वर्णों की संख्या अगर देखें तो कितनी होगी? इनकी संख्या टोटल त वर्ग 5 ल स ली। ठीक। तो ये टोटल आपके किस में जाएंगे? दंत में जाएंगे। फिर पांचवा आपका होता है उपपद्मनीय, उपपद्मनीय नाम ओष्ठ। इसका मतलब उ का मतलब स्वर का उ और उ। ठीक। उसके बाद प का मतलब उपु, पु का मतलब प वर्ग। ठीक। अब प वर्ग में प फ ब भ म। उसके बाद पद्मनीय हमने बताया है कि अर्ध विसर्ग प और फ के पहले अर्ध विसर्ग, ये वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है। छठवां आपका होता है या मंग ड़ न, या मंगलनम नासिका। ये म दो बार आ गया है, यहां से या मंगलनम या मंगलना नाम नासिका। ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। उसके बाद सतवां आपका आता है ए दैते कंठ तालु। बताया हुआ है
अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा। ठीक है। आठवां आपका क्या है, ओ दौ तो, ओ दौ तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ होगा। ठीक है। उसके बाद नौवां क्या होगा आपका, नौवां होगा वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसका मतलब व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ होता है। ठीक। फिर आपका 10वां नंबर है जिह्वा मूली, जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। इसका मतलब जो जिह्वा मूली होता है, जिह्वा मूली आपके दो हैं, क के पहले अर्ध विसर्ग, ख के पहले अर्ध विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूली है। ठीक। उसके बाद 11वां आपका आता है नासिका अनुस्वार, अर्थात नासिका अनुस्वार। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होता है। तो आपके ये उच्चारण स्थान है। संस्कृत में उच्चारण स्थान की जो संख्या दी गई है, कितने प्रकार की दी गई है, संस्कृत में उच्चारण स्थान की संख्या, उच्चारण स्थान की संख्या कितने प्रकार की मानी गई है, 8 प्रकार की। ठीक है। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। टोटल संस्कृत में उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, 8। ठीक। अब आइए हम लोग उच्चारण स्थान समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में हमने पढ़ाया है, सार्ट्रिक से बताया है, कतामुदो से बताया है। यहाँ भी कतामुदो का प्रयोग करके आप लोग जान सकते हैं, लेकिन आपको हमने सूत्र के माध्यम से भी बता दिया। ठीक है। चाहे आप कतामुदो करें, वही उच्चारण स्थान यहाँ भी है, वही उच्चारण स्थान हिंदी में है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ वहां भी है, यहाँ भी है, सब कुछ वही है। वहां ट्रिक के माध्यम से गए हैं हिंदी में, और यहाँ आपको सूत्र के माध्यम से बताए हैं। पहला क्या है, पहला आपका है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात स्वर में अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यशाणा नाम तालु, ई च वर्ग यश, इसका उच्चारण स्थान तालु। ऋतु रसाणा नाम मूर्धा, अर्थात रि ट वर्ग र श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। लितु लसाना नाम दंत, लि त वर्ग ल श का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्मनीया नाम ओष्ठ, अर्थात स्वर का उ प वर्ग और पद्मनीया प फ पहले आधा विसर्ग, ये आपके किस में जाते हैं, ओष्ठ में जाते हैं। यहाँ मंगलनम, ये 5 जो हैं पंचमास पंचमास पंचमाक्षर, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए दैत्य कंठ तालु, अर्थात ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल। ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। उसके बाद वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ में व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जिह्वा मूली, जिह्वा की जड़ या जिह्वा मूलम से बोला जाता है। नासिका अनुस्वार, जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका माना जाता है। ठीक है मित्रों, यहां तक अच्छे से समझ गए। फिर आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, प्रयत्न पे। किस पे, प्रयत्न। मित्रों, हिंदी में हमने प्रयत्न पढ़ाया था। हिंदी में प्रयत्न की संख्या कितनी है, 2। संस्कृत में भी प्रयत्न की संख्या 2 ही मानी जाती है। एक अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। ठीक है। आपको रिलेट करके चलना है बस, बाह्य प्रयत्न। ठीक। अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, अभ्यांतर प्रयत्न की संख्या 5, बाह्य प्रयत्न की संख्या 11। 5 कौन कौन से हैं अभ्यांतर प्रयत्न, स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, उसके बाद ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। ठीक। ईषद स्पृष्ट के बाद कौन सा है, ईषद
ईसत स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न, फिर है आपका ईसत विवृत विवृत, चौथा आपका है संवृत। ईसत स्पृष्ट के बाद है ईसत विवृत, फिर आपका है विवृत विवृत, और पांचवा आपका संवृत। ये टोटल आपके अभ्यांतर प्रयत्न हैं। कौन कौन से? ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और आपके संवृत। ठीक है, यही आपके हिंदी में है, यही आपके संस्कृत में है। याद करिए, हमने आपको हिंदी में बताया था कि जो स्पृष्ट होगा इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आएंगे। कौन आएंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से म तक कितने वर्ण यहां लिखते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न, और अभ्यांतर प्रयत्न में पहला क्या है? स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक, अब स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? या तो इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आता है। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। इसको हम लोग लिख सकते हैं कादयो मवसाना नाम स्पर्श, अर्थात स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? क से लेकर म तक। क से लेकर म तक टोटल कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण। ठीक, कादयो मवसाना नाम स्पर्श, अर्थात क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक मित्रों, ये 25 वर्ण है, बस आप इतना याद करिए, इसी से आपका काम बन जाएगा। इसका सूत्र अगर याद करना हो तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम, यहां से भी आप याद कर सकते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम, जो स्पृष्ट प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? स्पर्शानाम। स्पर्शानाम का मतलब स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर? ईसत स्पृष्ट पे। दूसरा अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? ईसत स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। मित्रों, हिंदी में हमने ट्रिक का प्रयोग किया है, यहाँ आपको सूत्र के साथ ले चल रहे हैं जिससे आपको बेसिक और ट्रिकी दोनों पता चल जाए। हैं दोनों एक ही, हिंदी और संस्कृत दोनों एक है। ईसत स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। ईसत का मतलब क्या होता है? जो ईसत होता है, ईसत का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श करना, थोड़ा। और स्पृष्ट का मतलब स्पृष्ट, मतलब स्पर्श, जो थोड़ा स्पर्श करे। और थोड़ा स्पर्श कौन करता है आपके हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के लिए हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो आपके मुख को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करें, अर्थात जो य व र ल, ये 4 वर्ण हैं, ये 4 के 4 वर्ण कौन से हैं? ईसत स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न है। ठीक है, इसको अगर हम सूत्र से ले चलें तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थाना, ईसत स्पृष्टम अंतः स्थानानाम। ठीक, अर्थात ईसत स्पृष्ट अंतस्थ स्थानानाम का मतलब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनका अंतस्थ स्थानानाम का मतलब जिनका स्थान अंत होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, वो क्या होते हैं? आपके ईसत स्पृष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक, तीसरा हम लोग चलिए करें। तीसरा हमारा है ईसत विवृत। क्या है? ईसत विवृत अभ्यांतर प्रयत्न। अब याद करिए हिंदी में, और जो हिंदी में है वही यहाँ संस्कृत में है, बस यहाँ थोड़ा संस्कृत और सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, ईसत विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ। ईसत का मतलब होता है थोड़ा, और विवृत का मतलब क्या होगा? खुला हुआ। ठीक है, विवृत का मतलब खुला हुआ।
जो थोड़ा खुला हुआ हो वो क्या होता है आपका ईसत विविक्त होता है। मित्रों जो थोड़ा खुला होता है वो उष्म व्यंजन व्यंजन में देखें तो उष्म व्यंजन जब हम लोग बोलते हैं तो वो थोड़ा सा खुला रहता है। पढ़िए श श श श, अर्थात जिनमें जिह्वा को कम उठाना पड़े वो क्या होंगे ईसत विविक्त होंगे। और ईसत विविक्त के लिए जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है ईसत विविक्तम उष्माणानाम, ईसत विविक्तम उष्माणा ईसत विविक्तम, अर्थात ईसत विविक्त व्यंजन उष्माणा नाम का मतलब 4 वर्ण कौन कौन से श श श और ह, यही 4 वर्ण आपके क्या होते हैं ईसत विविक्त होते हैं। अब आपका चौथा अभ्यांतर प्रयत्न कौन सा है? चौथा अभ्यांतर प्रयत्न है विवृत अभ्यांतर प्रयत्न। मित्रों जो विविध अभ्यांतर प्रयत्न है इसके अंतर्गत पूरे के पूरे स्वर आते हैं। जो पूरे के पूरे स्वर हैं किसके अंतर्गत आते हैं इस विविध के अंतर्गत। ठीक, इसका मतलब विविध का मतलब होता है खुला हुआ अभ्यांतर प्रयत्न है ही। ठीक, तो उच्चारण में जिनको मुंह खोलना पड़ता है अर्थात यह प्रयत्न किसका है स्वरों का है। सभी स्वर हमारे किस में आएंगे विवृत में आएंगे। तो फिर संवृत में कौन आता है? संवृत का मतलब होता है ढका हुआ। साथियों जो संवृत होता है संयुक्त संवृत में केवल एक आता है अ। संवृत अभ्यांतर प्रयत्न में संवृत अभ्यांतर प्रयत्न में सिर्फ अ आता है। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न इसमें आपका केवल अ आता है। संवृत का मतलब होता है ढका हुआ और ढके हुए में कौन आएगा सिर्फ एक स्वर आता है कौन सा अ आता है। वैसे ये अ आपका विविध में भी आता है लेकिन ध्यान दीजिएगा जब साधनिका का प्रयोग होता है प्रयोग सिद्धि होता है उस अवस्था में अ आपका क्या होता है विविध हो जाता है। लेकिन वैसे अ जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के समय अ आपका आता है संवृत्त में। ठीक है, तो आपके टोटल जो आपके हुए अभ्यांतर प्रयत्न उनको अगर हम तालिका में देखें तो हम एक छोटा सा लिस्ट बना देते हैं। उसके अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न आपके 5 कौन कौन से हैं देखिए। अभ्यांतर प्रयत्न कितने हैं 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, उसके बाद विवृत, ईसत विवृत और 5वां संवृत। यही टोटल 5 अभ्यांतर प्रयत्न हैं। संवृत के अंतर्गत आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्या आता है अ। ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन क्या आएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं क से लेकर म तक। टोटल कितने वर्ण 25 वर्ण। ठीक, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आता है अंतस्थ और अंतस्थ की संख्या कितनी होती है 4। कितने वर्ण 4 वर्ण कौन कौन य व र ल। ठीक, विवृत के अंतर्गत आते हैं आपके सभी स्वर और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है 9। ईसत विवृत में क्या आएगा ईसत विवृत में आता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और उष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है 4। कौन कौन श श श और ह। तो ये आपका अभ्यांतर प्रयत्न हुआ। ठीक, इसको अच्छे से समझ गए। तो अभ्यांतर प्रयत्न की कंडीशन क्या है स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो ट्रिक हमने हिंदी में बताई है
उस टिक का प्रयोग करके भी आप अभ्यंतर प्रयत्न को क्लियर कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत में जो प्रयत्न है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक, आगे चलते हैं बाह्य प्रयत्न। अब हमारी जो हेडिंग होगी क्या होगी, बाह्य प्रयत्न। मित्रों, प्रयत्न में जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। उसके बाद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यही आपके टोटल 11 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मित्रों, जो 8 9 10 11 हैं, ये आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित में सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं, सभी स्वर आते हैं। उदात्त 9 स्वर हैं तो 9 के 9 स्वर उदात्त हो सकते हैं, 9 के 9 स्वर अनुदात्त हो सकते हैं और 9 के 9 स्वर स्वरित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाह्य प्रयत्न में अब चल रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, संवार, नाद, घोष। पूरा आपने देख लिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर के लिए होते हैं। संवार, नाद, घोष को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग, संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष क्या है, बाह्य प्रयत्न है। साथियों, ये जो संवार है, नाद है, घोष है, ये तीनों एक साथ क्यों लाया गया है? तीनों एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि जो घोष हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा, वो नाद हो जाएगा और वो संवार हो जाएगा। इसको हमने अपने हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो घोष होगा वह नाद भी होगा, संवार भी होगा। जो संवार होगा वो नाद होगा, घोष होगा। अर्थात अगर इन तीनों में से एक के बारे में हमें जानकारी मिल जाए तो वो तीनों एक ही होंगे। मैंने एग्जाम्पल स्वरूप कह दिया, मान लीजिए ये क वर्ण घोष है, तो अगर क घोष है इसका मतलब क नाद भी है और क संवार भी है। ये हमें सोचने समझने की बात नहीं रह जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को एक साथ हम लोग लिखते हैं। मित्रों, हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको हिंदी में संवार, नाद, घोष के बारे में पढ़ाया है। यहाँ पर आपको हम प्रत्याहार के माध्यम से बता रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हस संवार नाद घोष। हस, हस संवारो, समारो, समारो, नाद घोषो, नाद घोष। इसका मतलब क्या हुआ, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी वर्ण क्या होंगे, संवार, नाद, घोष होंगे। ये जो ह है, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ये ह जो है, हैवरट जो आपका है, हैवरट, हैवरट माहेश्वर सूत्र था, वहां के ह से लिया गया है। और 10वां सूत्र जो आपका ज ब ग ड द श, यहां तक पूरा का पूरा हंस प्रत्याहार है। ध्यान दीजिएगा, हैवरट के ह से शुरू है और जब ग ड द के श तक लिया गया है। तो हंस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, हम लोग आइए देखते हैं। आप लोग प्रत्याहार देख लीजिएगा, इससे पहले कि सूत्र याद कर लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र, वहीं से देखिएगा। पहले हम सूत्र ही लिख देते हैं। आपका जो है हैवरट, 5वां सूत्र है आपका, ह य व र ट। 6वां आपका है ल ड़। 7वां आपका है झ
भ या। उसके बाद आठवां है घ ढ ध घ ढ ध श। ठीक। उसके बाद नौवां आपका है पांचवां है आपका है वरट, छठवां आपका लण है, सतवां आपका या मंगलम है। सॉरी, सतवां यहां लिख देते हैं, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ। सतवां आपका क्या है, सतवां य, पंचमाक्षर आता है ना, ग र न म। उसके बाद आठवां आपका है जबैया, नौवां है गढ़ दस, और दसवां आपका है ज ब ग ड द श। अब ध्यान दीजिए, यही आपके सूत्र होते हैं। अब जो आपका प्रत्याहार बना हंस, वो हैवरट के ह से शुरू है और जब गडदस के स तक लिया गया है। इसमें हमने आपको बताया था कि जब प्रत्याहार बनाते हैं तो जो हलंत वर्ण रहते हैं, अंतिम वाले हलंत वर्ण, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इनकी हलंतम इत संज्ञा से इनकी संज्ञा क्या हो जाती है, हलंत हो जाती है, और तस् से लोप से इनका लोप हो जाता है। ये सूत्र होता है, इसको आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें हंस प्रत्याहार के बारे में जानना है। आपके हंस प्रत्याहार में अब जो वर्ण आते हैं उनको देखते हैं। चलिए, हंस प्रत्याहार में ह आया, ये हर कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसमें हलंत होगा बस उसी छोड़ना है। ह लिया, ह के बाद य, फिर आपका व, फिर र। यहां ट नहीं लेंगे क्योंकि इसकी हलंत है। ठीक। ट को छोड़ा, फिर क्या लिया, ल। फिर ण को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हलंत है। उसके बाद या मंग न, म को छोड़ देंगे, या मंग न, म नहीं लेंगे। उसके बाद झ भ या, फिर ग, सॉरी यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये हलंत है नहीं, हमें यहाँ को नहीं लेना है। झ भ, उसके बाद घ घ ढ, फिर ध, श को छोड़ना है। फिर आपका ज ब ग ड द। ये आपके टोटल वर्ण किस में आएंगे, हंस प्रत्याहार में आएंगे। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अर्थात हंस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, हंस प्रत्याहार में आपके 20 वर्ण आते हैं। ठीक है। 20 वर्ण कौन कौन से हैं, 20 वर्ण आपके हैवरट का ह से शुरू है और जब गडस के द तक लिया गया है। मित्रों, अगर इसमें देखें तो ज ब ग ड द ये तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, यानी 3 4 5 य र ल व अंतस्थ और उस्म का ह, यही वर्ण पूरे लिए गए हैं। ठीक है। तो यहां तक अच्छे समझ में आया आपको। अब आप समझिए, ये वर्ण अगर आएंगे तो वहां पर क्या होगा, हंस सवार नाद घोष, अर्थात इन वर्णों में संवारनाद घोष होगा। ठीक। संवारनाद घोष किसमें होगा, जब हंस प्रत्याहार के 20 वर्ण आएंगे, तीसरा वर्ग आएगा, चौथा वर्ग आएगा, पांचवा वर्ग आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएंगे और उस्म का ह आएगा, तब आपके ये वर्ण किसमें चले जाएंगे, संवारनाद घोष में चले जाएंगे। ठीक है। आगे चलिए, हम इनको और आराम ट्रिकी कर देते हैं। अब देखिए, संवार नाद घोष, जो प्रत्याहार हमने बताया हंस, इसमें टोटल संख्या कितनी थी, 20, और जो 20 संख्या थी, तीसरा वर्ग इसमें था, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, पंचम वर्ग,
वर्ग। फिर क्या था, अंतस्थ व्यंजन, अंत व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद उष्म का सिर्फ एक वर्ण था ह। तीसरे वर्ण में कौन कौन से हैं, 5 वर्ण, ज ब ग ड द। चौथे वर्ण में भी 5 वर्ण, घ झ ढ ध भ। पंचम में भी 5 वर्ण, य मंग ण नम। और अंतस्थ में हम आपको बताते चले आ रहे हैं 4 वर्ण, य र ल व और ह। टोटल संख्या वर्णों की कितना होगी, 20। तो आप सूत्र के रूप में हंस प्रत्याहार को तो याद ही रखिए, साथ साथ ट्रिक के रूप में क्या याद कर सकते हैं, आपका जो ट्रिक है इस ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं 3 4 5 अंतस्थ ह, अर्थात तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, अंतस्थ और ह वर्ग। तो आपको याद हो जाएगा संवारनाद घोष। मित्रों संवारनाद घोष जब पता चल गया तो अब हम चलेंगे किस पर, विवार श्वास अघोष पे। विवार श्वास अघोष। ठीक, आपको पता है कि संवार नाद घोष में हमने कितने वर्ण ले लिए, 20 वर्ण। और आपको ये भी पता है, यहाँ हम 20 वर्ण लिए हैं, आपको अच्छे से पता है कि पूरे टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन आपके कितने होते हैं, 33, हिंदी में भी और संस्कृत में, जिसमें 20 वर्ण को हम घोष ले लिए। 20 वर्ण आपके 5 5 5 4 और ह किसमें चला गया, संवारनाद घोष में। तो बचा कितना वर्ण, 13 वर्ण। यही 13 वर्ण क्या होगा आपका, विवार श्वास अघोष। कितने वर्ण आएंगे, 13 वर्ण। और ये 13 वर्ण जिस सूत्र में आते हैं उस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, खर विवार श्वास अघोष। खर विवार श्वास अघोष। ठीक, तो खरो विवारा श्वास अघोष। अघोषाश्च, अर्थात ये जो खर है ये खर आपका प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष वर्ण होंगे। ठीक, यहां समझ गए। अब आप समझिए कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। जैसे अभी तक हम लोग देखे कि हस प्रत्याहार में हैवरट के ह से लेके जब गडदस के आया स तक, उसी प्रकार खर प्रत्याहार में आपका ये बनता है 11वां जो सूत्र है, ख फ छ ठ थ च ट त व, यही होता है। 12वां सूत्र आपका है क प य। 13वां श श स र। और 14वां जो सूत्र है आपका ह हल। ठीक मित्रों, आइए अब हम लोग खर प्रत्याहार को देख लेते हैं। जब हम लोग खर प्रत्याहार को देखेंगे तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ख फ छ। अब तो प्रत्याहार के लिए आप लोग एकदम क्लियर होंगे, ठ थ च ट त। अब व को नहीं लेना है चूंकि हलंत है, क प यह नहीं लेंगे। उसके बाद श स स, इतने ही वर्ण होंगे। मित्रों ये जो ह है, इस ह की 2 बार आवृत्ति हुई है, एक बार हैवरट में और एक बार हस में। इसलिए यहां से जो ह है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इस ह को ऑलरेडी हम लोगों ने संवारनाद घोष में ले रखा है। ठीक है, तो इसलिए ह को हम लोग छोड़ेंगे और यहां से ल को लेना ही नहीं पड़ेगा। यही आपके 13 वर्ण खर प्रत्याहार में आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
और ये 13 वर्ण कौन से होंगे, खर प्रत्याहार में आएंगे, और ये 13 के 13 वर्ण आपके विवार श्वास अघोष होगा। ठीक, आइए अब इसको हम ट्रिक में देख लें, थोड़ा छोटा कर लें जिससे समझ में आए। तो जो हमारा विवार श्वास अघोष है, विवार श्वास अघोष, इसमें हमने वर्ण कौन सा देखा, पहला वर्ग देखा, दूसरा वर्ग देखा, और उसमें में ह को छोड़कर, उसमें में ह को छोड़कर श, तीनों स को देखा है। यही तो हमने देखा। आपको पता है एक वर्ग में 5 वर्ण, दूसरे वर्ग में 5 वर्ण, और ये श स स तीनों स, आपके यही 13 वर्ण आपके क्या होते हैं, विवार श्वास अघोष। तो हम अपना जो ट्रिक्स मेथड अपनाएंगे वो क्या होगा, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तीनों स। तो इसको 12 श स स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हमारा जो ट्रिक्स है क्या है, 12 स स स। 1 का मतलब प्रथम वर्ग, 2 का मतलब द्वितीय वर्ग, और तीनों स आपके किस में चले जाएंगे, विवार श्वास अघोष में। अर्थात अगर इन 13 वर्णों में कोई वर्ण आता है तो निसंकोच आप विवार श्वास अघोष लगाएंगे। उन 20 वर्णों में कोई वर्ण आता है तो वो क्या होगा, संवार नाद घोष होगा। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब आपका मसला फंसता है अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण और दूसरी तरफ महाप्राण, इनको समझिए। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है अत्यधिक, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और महा का मतलब क्या होता है, महान मतलब अधिक। अप्राण का मतलब यहाँ वायु से है, किससे है, वायु से है। तो वो वर्ण जिन्हें बोलने में कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। प्राण का मतलब यहाँ किससे है, वायु से, और यहाँ भी वायु से। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए कम हवा की जरूरत होती है अल्प प्राण में जाएंगे, अधिक हवा की जरूरत होगी महाप्राण में जाएंगे। ठीक, तो इनके लिए, अल्प प्राण के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम तृतीय, प्रथम तृतीय पंचमा, पंचमा यणश, यणश अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक, अल्प प्राण, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग, प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग यण, यण व्यंजन, ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। महाप्राण के लिए क्या है, महाप्राण के लिए है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ सलश, सलश्च। ये जो सलस्य है, सलश महाप्राण, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और सल, उष्म, उष्म व्यंजन, ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। इसको अपने हम हिंदी में लिख के दिखाएं तो वर्ग 1, वर्ग 3 और वर्ग 5, मतलब 1, 3, 5 वर्ग और यण, यण, यण में क्या आएगा, य र ल व, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, यानी प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचमा, तो 5 न्याय 15 और 4 आपका होता है यण, तो टोटल 19 वर्ण क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। वर्गाणाम द्वितीय यानी 2, 4 और सलस का मतलब उष्म, उसमें आएगा क्या, श स श ह, ये आपके 14 वर्ण क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ठीक, इनको आप समझ गए। वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा होगा, वर्ग, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग और यण, ये किस में जाएंगे,
अल्प प्राण में, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन क्या होगा? महाप्राण होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत? चलिए हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण के लिए हमने कहा कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, यण। अब मित्रों समझिए, पहला वर्ग का मतलब क वर्ग, और क वर्ग में क, ख, ग, घ, ng यही आएंगे। उसके बाद तीसरा, तीसरा वर्ग का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग, और ट वर्ग पहला, पहला वर्ग का मतलब क ख, एक सेकेंड, पहले वर्ग का मतलब वर्ग नहीं, उसके बाद च वर्ग लिखिए, तब हम आपको बताते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, यहां पर च वर्ग लिख लीजिए, च, च वर्ग। इसमें आएगा च, छ, ज, झ, य। फिर आपका तीसरा ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण, हलंत नहीं रहेगा, ण। फिर आपका आएगा त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर आपका आएगा प वर्ग, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यही आपके 5 वर्ग होते हैं, और इन 5 वर्ग के ये 25 वर्ण हैं। उसके बाद यण, यण आपका प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत य, व, र और ल, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक, अब इनमें हमें पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग देखना है। तो मित्रों, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा है, चौथा है, 5वां। तो पहले वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? क, च, ट, त, प। उसके बाद आपके तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में ग, ज, ड, द, ब। पांचवें वर्ग में आपके ङ, ञ, ण, न, म। अर्थात कौन कौन से? क, च, ट, त, प। उसके बाद तीसरे वर्ग में ग, ज, ड, द, ब। पांचवें में ङ, ञ, ण, न और म। यही आपके टोटल 5 वर्ण ये है, 5 वर्ण ये, और 5 ये, 5 तिहाई 15 और 4 अंतस, टोटल 19 वर्ण आपके क्या होंगे? अल्प प्राण। और ये जो दूसरा वर्ग है, दूसरा और चौथा, तो दूसरे वर्ग में ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, भ, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण के लिए क्या सूत्र था? दूसरा, चौथा, सलश, और सलश का मतलब क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन, उष्म। अब देखिए दूसरे वर्ग को हमने दिखाया, क्या था? ख, फ, छ, ठ, थ। चौथे में क्या है? घ, झ, घ, झ, ढ, ध और भ। 5 वर्ण ये हो गए, 5 वर्ण ये हो गए। और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स, श, स, ह। टोटल 4 वर्ण। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 14 वर्ण। तो ये 14 वर्ण आपके क्या हुए? महाप्राण। 19 वर्ण अल्प प्राण, और दोनों की संख्या 19 14 कितनी हो जाती है? 33 वर्ण आपके टोटल हिंदी में भी और संस्कृत में भी होते हैं। ठीक, तो ये आपका महाप्राण मित्रों समाप्त हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो दिक्कत हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको दूर करेंगे। ठीक, अब आपका बचता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों के लिए होता है, स्वरों के लिए।
आपके 9 के 9 स्वर उदात्त, 9 के 9 स्वर अनुदात्त और 9 के 9 स्वर स्वरित हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका बाह्य प्रयत्न भी हमने समाप्त कर दिया। आपका प्रयत्न समाप्त। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आपको कमेंट कर देना है कि यहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, उसको समझा दीजिए। मित्रों, हमारा जो वर्णमाला टॉपिक था, वर्णमाला, संस्कृत का वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार हमने समाप्त कर दिया। हमने क्या क्या समाप्त किया? संस्कृत का वर्ण विचार समाप्त किया, फिर प्रत्याहार समाप्त किया, माहेश्वर सूत्र समाप्त किया, और इसके अंतर्गत आने वाले जो छोटे हैं प्रयत्न हैं, इन सबको, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सबको समाप्त कर दिया। ठीक, अगर यहाँ पर आपको कहीं दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को हम लोग कमेंट करिएगा, दूर करेंगे। साथियों, थोड़ा सा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करें। थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और पूरे जोश के साथ आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। साथियों, अब हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा? संधि। मित्रों, संधि को हमने हिंदी में बहुत शार्ट तरीके से समझाया है। सारी संधियां वही हैं, यहाँ कुछ व्यंजन संधि और कुछ स्वर संधि बढ़ेंगी, जो हम आपको समझना है, और वो बहुत कठिन नहीं है, हम सब समझ जाएंगे। लेकिन साथियों, इसको हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे, जिससे कि पूरा पढ़ लें और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।